संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने 7 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए हम 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। ये संख्या रेखा बनी हुई है, इसमें 0 से लेकर के 9 तक पूर्णांक बने हुए हैं और इधर 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक में 0 से लेकर के ऋण 5 तक बने हुए हैं। इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के पूर्णांकों को इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम, और आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो हमें बताना है, पहला खंड है 2 और 5, यानी ये पूर्णांकों का एक जोड़ा है, इसके बीच के कौन से पूर्णांक है ये हमको देखना है। तो हमारा 2 ये है और 5 क्या है? ये। तो इनके बीच के पूर्णांक 3 और 4 हैं। तो 2 और 5 के बीच के पूर्णांक बराबर क्या हो जाएंगे? 3 और 4। तो 3, 4। अब इसको आरोही क्रम में लिखना, तो ये आरोही क्रम में है, यानी बढ़ते हुए क्रम में है ही 3, 4। तो आरोही क्रम बराबर आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो छोटी संख्या पहले लिखी जाती है, 3 हो गया, और उसके बाद बड़ी संख्या यानी 4 हो गया। तो हमारा आंसर प्राप्त हो गया। आंसर बराबर 3, 4। आइए हम ख खंड देखते हैं। ख खंड में क्या है? ऋण 4 और 0, इनके बीच के पूर्णांकों को हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो ऋण 4 आपका ये है और 0 आप यहां देख सकते हैं। तो इनके बीच के पूर्णांक जो है ऋण 3, ऋण 2 और ऋण 1 है। तो आइए इसको हल करते हैं। ऋण 4 और 0 के बीच के पूर्णांक बराबर, तो इनके बीच के पूर्णांक बराबर हो जाएंगे। बराबर यहां लिख लीजिए। क्या है? ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1। अब इसका आरोही क्रम लिखना है। तो आरोही क्रम, तो आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखी जाती है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें ऋण चिन्ह के साथ 3 है, ये सबसे छोटी संख्या होती है, क्योंकि ऋणात्मक में जो संख्या बड़ी होती है वही छोटी मानी जाती है। तो ऋण 3 होगा, ऋण 2 होगा, फिर ऋण 1 हो जाएगा। तो इसका आरोही क्रम ये हो गया। आंसर हमको प्राप्त हो गया। आंसर बराबर ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1। आइए हम बढ़ते हैं ग खंड की तरफ। तो 3 और 8 के बीच के पूर्णांकों को हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो 3 ये है हमारा, 8 ये है। तो इनके बीच के पूर्णांक 4, 5, 6, 7 है, आप देख सकते हैं। तो 3 और 8 के बीच के पूर्णांक बराबर 4, 5, 6, 7। 4, 5, 6, 7 इनका आरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम होता है, यानी ये आरोही क्रम में ही है। तो 4, 5, 6, 7 आंसर हमको प्राप्त हो गया। आंसर बराबर 4, 5, 6, 7। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। 0 और 4। अब 0 और 4 के बीच देखना है। तो ये 0 हो गया और ये 4 है।
यानी 1 2 3 हो जाएंगे, 0 और 4 के बीच पूर्णांक बराबर हो जाएंगे 1 2 3। इनका आरोही क्रम क्या हो जाएगा? आरोही क्रम, तो ये आरोही क्रम में ही लिखा गया है, बराबर 1 2 3। आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 3। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। ऋण 5 और ऋण 2 के बीच के पूर्णांक हमें देखना है। तो ऋण 5 हमारा ये है और ऋण 2 ये है, तो इनके बीच के पूर्णांक ऋण 4 और ऋण 3 होंगे। तो ऋण 5 और ऋण 2 के बीच पूर्णांक ये बराबर हो जाएंगे ऋण 4 और ऋण 3। ऋण 4 ऋण 3। अब इनका आरोही क्रम क्या हो जाएगा? आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब छोटी संख्या पहले लिखी जाएगी। तो ऋण 4, क्योंकि 4 ऋणात्मक है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ है, इसलिए 4 छोटी होगी। और ये ऋण 3 बड़ी होगी, क्योंकि यह छोटी संख्या है ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋण 4 और ऋण 3। ऋणात्मक चिन्ह के साथ जो संख्या बड़ी होती है उसको छोटा माना जाता है, और ऋणात्मक चिन्ह के साथ जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है। आइए च खंड देखते हैं। च खंड जो हमारा है ऋण 1 और 4, तो ये है ऋण 1 और ये 4 है। इनके बीच के पूर्णांक आप देख सकते हैं 0 1 2 3 होंगे। तो ऋण 1 और 4 के बीच पूर्णांक बराबर है 1 0 1 2 3, बराबर 0 1 2 3। अब इसका आरोही क्रम आप ले लीजिए। आरोही क्रम बराबर, ये आरोही क्रम में ही है 1 2 3। तो आंसर हमको प्राप्त हो गया 0 1 2 3। तो इस प्रकार से हमारा 8वां प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। तो 9वां प्रश्न हमारा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निरपेक्ष मान ऋण 13, तो निरपेक्ष मान ऋण 13 हमको क्या होगा, क्या प्राप्त होगा? निरपेक्ष मान ऋण 13। हमने आपको बताया था कि निरपेक्ष मान जो होता है पूर्णांक का आंकिक मान होता है उसके चिन्ह को छोड़ करके, यानी चिन्ह रहित पूर्णांक का आंकिक मान ही निरपेक्ष मान होता है। तो इसमें आप चिन्ह ऋण चिन्ह हटा दीजिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 13, यही इसका निरपेक्ष मान है। तो आंसर बराबर हो गया 13। आइए ख खंड देखते हैं। 12 का निरपेक्ष मान आपको ज्ञात करना है। तो 12 का निरपेक्ष मान, क्योंकि इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा है तो चिन्ह हटाने की कोई जरूरत नहीं, सीधे आप 12 लिख दीजिए। तो यही हमारा हो गया निरपेक्ष मान 12। आइए हम ग खंड देखते हैं। ग खंड में निरपेक्ष मान ऋण 37 है। तो ऋण 37 का निरपेक्ष मान 37 हो जाएगा, ऋण चिन्ह हट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 37। तो आंसर क्या प्राप्त हो गया हमको? बराबर 37। यानी संख्या वही रहेगी, केवल चिन्ह को हटा दिया जाता है निरपेक्ष मान निकालते समय। 0 का निरपेक्ष मान हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था,
जो अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कि शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बराबर शून्य। अंगाखंड में ऋण 47 का निरपेक्ष मान आपको ज्ञात करना है। तो चिन्ह केवल आपको हटाना है। तो ऋण चिन्ह हमने हटा दिया, 47 प्राप्त हो गया। तो ये ऋण 47 का निरपेक्ष मान हो गया। आइए बढ़ते हैं आखिरी खंड की तरफ। निरपेक्ष मान 101। तो निरपेक्ष मान 101 का मान जो होगा 101 ही हमको प्राप्त होगा, बराबर हो जाएगा 101। तो इसका आंसर हमको प्राप्त हो गया, आंसर बराबर 101। यानी किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान यदि हमें ज्ञात करना है तो उस पूर्णांक के चिन्ह को हटा दिया जाता है और संख्या वही रहती है। तो इस प्रकार से 9वां प्रश्न हमने हल कर लिया है। आइए हम बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। तो 10वां प्रश्न हमारा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। इसका अगला खंड है, शून्य सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। ये कथन असत्य होगा, असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो शून्य से भी छोटे होते हैं, इसलिए शून्य क्या है? सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है। दूसरा खंड हमारा है, शून्य का विपरीत नहीं होता है। तो शून्य का विपरीत नहीं होता है, ये कथन क्या है? सत्य है। शून्य का कोई भी विपरीत नहीं होता है। ग खंड में आप देखिए, ऋण 17 बड़ा है ऋण 5 से, या ऋण -17 इज ग्रेटर देन -5। यानी इन्होंने कहा है कि ऋण 17 ऋण 5 से बड़ा है, लेकिन हमने आपको बताया था कि ऋणात्मक चिन्ह के साथ अगर बड़ी संख्या है तो वो छोटी होती है, और ऋणात्मक चिन्ह के साथ जो छोटी संख्या होती है उसे बड़ा माना जाता है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि ऋण 17 जो है वह ऋण 5 से छोटा होगा, जबकि इन्होंने इसमें बड़ा दिखाया है। आगे घ खंड में हम बढ़ते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, यह कथन सत्य होगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वह ऋणात्मक पूर्णांक होगा, और ऋणात्मक पूर्णांक से धनात्मक पूर्णांक हमेशा बड़ा होता है। अंगाखंड में आप देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, यह कथन असत्य होगा, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वह धनात्मक पूर्णांक होगा, और धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से सदैव बड़ा होगा। इसलिए यह कथन क्या होगा? असत्य होगा कि ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। यह असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। आइए च खंड में हम देखते हैं, शून्य एक पूर्णांक नहीं है। तो यह कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि शून्य एक पूर्णांक है। संख्या रेखा पर हम इसे जब दिखाते हैं तो मध्य में शून्य को दिखाया जाता है, और यह एक पूर्णांक है। तो यह कथन असत्य हो जाएगा। छ खंड में आप देखते हैं, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है। तो यह सत्य है, क्योंकि शून्य में शून्य जोड़ते हैं तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है, इसलिए शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? शून्य होगा। इस प्रकार से अभ्यास 3A के सभी प्रश्न हल हो गए हैं। एक नए वीडियो को लेकर के नए प्रश्नावली के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।